हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू फील कनेक्टेड विद चारू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे कोर्स 9 थेरेपेटिक्स की यूनिट 5, जो कि लास्ट यूनिट रहने वाली है इस कोर्स की, जिसका नाम है थेरेपिस्ट फॉर स्टूडेंट विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी 5.1 ऑक्यूपेशनल थेरेपी। व्हाट इज़ ओटी, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या। ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो थेरेपी है जो बच्चों को दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों को करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, उनको जो खेल हैं, सामाजिक गतिविधियाँ हैं और पढ़ाई लिखाई जैसे काम है, इसमें जो है सक्षम बनाती है। ठीक है, और ये उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा प्रदान की जाती है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई तरीके से बताऊं कि ओटीपी वो थेरेपी बेटा जो बच्चे को एडीएल खुद से परफॉर्म करने में हेल्प करती है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई उसके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करती है। यही है हमारी ओटी। ठीक है, सिंपल टर्म में कहें, ओटी का मतलब है कि बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना। अब ओटी किन बच्चों को दी जाती है? जिनमें कंसंट्रेशन की कमी होती है, जिन्हें मोटर्स प्रॉब्लम होती है बेटा। ठीक है, और बैलेंस कोऑर्डिनेशन की होती है और सेंसरी इश्यूज होती है। ठीक है, तो एम ऑफ ओटी क्या है? एटी क्यों दी जाती है, ओटी क्यों दी जाती है? इम्प्रूव हैंड फंक्शन। ठीक है, कि बच्चे की जो मोटर स्किल्स ख़राब है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो बच्चा पेंसिल को होल्ड करके लिख नहीं पाएगा, तो वो इम्प्रूव करना। ठीक है, एडीएल टीच करना मीन्स एडीएल सिखाना बच्चे को। ठीक है, एडीएल में जैसे खुद से खाना खाना, कपड़े पहना, ये चीज़ें। एंड सेंसरी स्किल्स, सेंसरी स्किल्स की उसकी क्या करना है, इम्प्रूव करनी है। प्रमोट इंडिपेंडेंस, अब जो बच्चा खुद एडीएल परफॉर्म करने लग जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और इसके साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसमें एक और पॉइंट है जो शायद इसमें नहीं दिया गया, तो पहले मैं वो आपको क्लियर करती हूँ, जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। और फंक्शनल का मीनिंग क्या होता है इसमें? रोज़मर्रा के काम, यानी कि आपकी एडीएल। ठीक है, और फंक्शनल मैनेजमेंट क्या होता है कि बच्चे को खुद एडीएल करने के लिए हमें कैपेबल बनाना है। ठीक है, मतलब बच्चे को कैपेबल बनाना है कि वो खुद एडीएल अपने परफॉर्म कर सके, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, बटन लगाना, ब्रशिंग, है ना, और टॉयलेटिंग, पर्सनल हाइजीन, ये सब क्या बच्चा खुद कर सके। ठीक है, होप ऑल ऑफ यू क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है हैंड फंक्शन। हैंड फंक्शन में क्या है कि हाथ का सही उपयोग, मतलब हाथ जो हमारा हैंड है, इसकी प्रॉपर मूवमेंट और इसको कंट्रोल करना, यही क्या है, हैंड फंक्शन, मतलब हाथ का सही उपयोग करना। अगर बच्चे को हाथ चलाने में कठिनाई है, मतलब हाथ जो है उसका ऊपर उठ नहीं रहा, उससे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, तो उसको ओटी दी जाती है। ठीक है, इससे में हम क्या एक्टिविटीज़ उसको करवा सकते हैं कि उसकी हैंड फंक्शनिंग इम्प्रूव हो। तो बेटा इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम करवाएंगे पेंसिल होल्डिंग या किसी चीज़ की भी ऑब्जेक्ट होल्डिंग। ठीक है, ग्रास्पिंग, होल्डिंग, पकड़ना। ठीक है, और उसको लिखना, कटिंग पेस्टिंग एक्टिविटी, ब्लॉक्स बनाना, है ना, और चम्मच पकड़ना, मतलब कुछ भी होल्डिंग की एक्टिविटीज़। ठीक है, कटिंग पेस्टिंग ब्लॉक्स। ठीक है, और हम उसको सेंसरी गेम्स, ठीक है, सेंसरी टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन इन ओटी। सेंसरी इंटीग्रेशन इन ओटी, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो हमारी सेंसेस हैं, इनसे मिलने, जो इनसे इन्फॉर्मेशन आती है, उसको जो दिमाग है वो ढंग से प्रोसेस करता है, उसको सही से प्रोसेस किया और वैसे ही आउटपुट देता है। तो इसमें यही बताया गया है, देखो, सेंसरी एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन ओटी टू हेल्प ब्रेन प्रोसेस सेंसरी इनपुट इफेक्टिवली। वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि जो सेंसरी से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन ढंग से प्रोसेस करे और ऑटोमेटिकली जो क्या बोलते हैं, आउटपुट है वो बेटर दे। मतलब हमें थेरेपी प्रोवाइड करनी है, उसके बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो। ठीक है, फिर आता है बेटा एडीएल। क्या आता है हमारा एडीएल? एडीएल यानी कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग यानी कि रोज़मर्रा के काम, जैसे कि खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना, जूते पहनना, बाल बनाना, यानी कॉम्बिंग। ठीक है, टॉयलेटिंग यूज़ करना और हैंड वॉश, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जो आपके एडीएल्स हैं वो बच्चा खुद परफॉर्म करे। फिर होता है एप्लीकेशन ऑफ ओटी, मतलब अब आपको ना ओटी सिखानी है, किस में? क्लासरूम में, होम में और कम्युनिटी में। अब आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हो बच्चे को क्लासरूम में? जैसे कि मैंने बताया, कटिंग पेस्टिंग की, न्यूज़पेपर कटिंग पेस्टिंग करा सकते हो या पेपर कटिंग पेस्टिंग करा सकते हो। ठीक है, पेंसिल होल्डिंग और उससे राइटिंग की। ठीक है, ब्लॉक्स से प्ले करना। ठीक है, और कंसंट्रेशन के लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन की कोई गेम करवा सकते हो, सेंसरी टॉयज़ दे सकते हो, है ना। सेम होम में क्या क्या करवा सकते हो बेटा? हम बच्चे को एडीएल परफॉर्म कराएंगे, एडीएल परफॉर्म कराएंगे, जैसे ब्रशिंग के लिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन। ठीक है, और बताओ, ईटिंग,
ठीक है, और घर के छोटे मोटे काम जो हेल्प कर सके, कर ना सके खुद तो हेल्प कर सके। कम्युनिटी में क्या क्या सिखाएंगे, सोशल इंटरेक्शन, कि लोगों से आमने सामने बात करना सीखे, सोशल इंटरेक्ट करना सीखे, सड़क पार करना सीखे, ठीक है, दुकान से सामान लाना, पार्क में खेलना, लोगों से बात करना, जैसे कि मैंने बताया सोशल इंटरेक्शन। तो होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है हमारी बेटा 5.2 जो है फिजियोथेरेपी। व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी वो थेरेपी है जो बच्चे के शारीरिक विकास, जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, गति और संतुलन को क्या करती है, गति संतुलन ये सब प्रोवाइड करने में फिजियोथेरेपी जो है हेल्प करती है बच्चे के शारीरिक विकास में। ये किन बच्चों को दी जाती है बेटा? जिनके विकास में देरी, शारीरिक विकलांगता या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी उन्हें दी जाती है। या कोई इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो, ठीक है, ये चीज़ें इस केस में तो ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। इसमें जो हमारी मसल्स है, हमारी मूवमेंट है, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन है, ये सब बेटा क्या होता है, अफेक्ट होते हैं, पॉस्चर वगैरह। तो इसको इम्प्रूवमेंट करना, इसको ठीक करना, हम प्रॉपर ठीक तो नहीं कर सकते, डिसेबिलिटी परमानेंट होती है, बट हम कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर ला सकते हैं, कुछ परसेंट, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी मैंने बता दी क्यों दी जाती है, किन बच्चों को दी जाती है, शारीरिक विकलांगता, विकास में देरी, ऑर्थोसिस, डिफॉर्मिटी, कॉन्ट्रेक्चर वाले बच्चों को, ठीक है, वो भी इसी वजह से होती है, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना, और भी रीजंस हो गए। अब एम्स क्या है, क्या होगा फिजियोथेरेपी देने से? तो बेटा इम्प्रूव मूवमेंट, उनकी मूवमेंट इम्प्रूव होएगी, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, में शारीरिक क्षमता बढ़ती है, उनके मसल्स की जो ताकत है ना वो बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। करेक्ट पॉस्चर, बच्चे का जो पॉस्चर है वो सही होता है, वो गलत बैठना उठने का और खड़े होने का जो स्टाइल है ना वो तरीका ख़त्म होता है। प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज़, डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है बेटा? विकृति, विकृति यानी किसी शरीर के किसी भाग या अंग का टेढ़ा हो जाना, ये सामान्य आकार ना रहना, ठीक है। अब आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पैरालिसिस हो जाए तो बेटा वो पैर घुमा के रखेगा, तो कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी तो आ रही है, ठीक है, उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अब कहते हैं ना कि पैरालिसिस हुआ है तो अफेक्ट होता है, तो बेटा थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो जाए, तो डिफॉर्मिटी तो कहीं ना कहीं आ रही है ना। प्रमोट इंडिपेंडेंस, कि बच्चा जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल एक्टिविटीज़ है, क्लासरूम में कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है, मतलब अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सके और इंडिपेंडेंस बढ़े इससे उसकी, ठीक है। फिर आता है बेटा हमारा फिजिकल मोटर मैनेजमेंट। फिजिकल मोटर मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, मोटर मतलब शरीर की मूवमेंट, मोटर मतलब शरीर की मूवमेंट, इसमें जैसे कि बच्चा चलना, बैठना, खड़ा होना, सीढ़ी चढ़ना, संतुलन बनाना, ये सब कर सकता है, ठीक है, मतलब सिखाया जाता है। फिर आता है बेटा बेसिक पॉस्चरल मैनेजमेंट। बेसिक पॉस्चरल मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, पॉस्चर यानी बैठने, खड़े होने, लेटने का सही तरीका, ठीक है। अगर आप गलत पॉस्चर रहेगा हमारी बॉडी का, कि हम गलत तरीके से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पेन, दर्द, डिफॉर्मिटी वाली चीज़ आएगी, ठीक है, मांसपेशियाँ जो हमारी कमज़ोर हो जाएगी। अब इसमें कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी दोनों दे रखा है। अब आप कहोगे मैम कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी क्या होता है? मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्चर होता है बेटा कि अब हमारे हाथ में मूवमेंट रुक गई है, हाथ में मूवमेंट रुक गई, या हाथ का कई टाइम तक ऐसे ही है, फ्रैक्चर हुआ तो हम डॉक्टर बोलते हैं ना फ्रैक्चर अब आपका सही हो गया। जब फ्रैक्चर हमारा प्लास्टर जो है खुलता है तो हमें मूवमेंट के लिए कहा जाता है। क्यों बेटा? अगर आप ऐसे ही हाथ रखो तो आपका हाथ अकड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया कि जॉइंट्स और मसल होती है ना वो इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, मतलब वो अकड़ जाती हैं, वो आसानी से सीधी नहीं हो सकती। एक पैरालिसिस वाला इंसान देखना जिसका बेटा हाथ या पैर है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, या कर ही नहीं सकता या करता नहीं है एक्सरसाइज, ठीक है, तो उसका हाथ या पैर ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, और वो बिल्कुल भी ना कितनी कोशिश कर लेना वो सीधा नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्चर है कि शरीर जो मांसपेशियां हैं और जो जोड़ हैं, जॉइंट्स है, वो कट जाते हैं और आसानी से सीधे नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्चर। डिफॉर्मिटी मैंने आपको बताया कि अंग का टेढ़ा हो जाना या असामान्य आकार हो जाना, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करोगे? स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? रेंज ऑफ मोशन कि जोड़ों को पूरी मूवमेंट से, हाथ पूरा उठाया तो मेरे शोल्डर कहीं भी जॉइंट्स ऊपर तक जा रहे हैं ना, हाथ पूरा उठा रही हूँ तो मतलब पूरे जोड़ों तक मूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है। और कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर पोजीशनिंग, कि पॉस्चर ख़राब नहीं होना चाहिए हमारे, ठीक है। पॉस्चर ट्रेनिंग, वॉकिंग ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, ये सब सिखाई जाती है। नेक्स्ट है बेटा मैनेजमेंट ऑफ कंडीशन। मैनेजमेंट ऑफ कंडीशन, आप कौन सी कंडीशन बेटा? स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और पोलियो। स्पाइना बाइफिडा जैसे कि मैं बताया कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है,
ठीक है। इसके टाइप्स ऑफ डिफेक्ट भी है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या है बेटा, इसमें हमारी मसल्स जो है ना उसका डिजनरेशन होना, मतलब सेल्स का जो है ना डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाए, मसल्स वीक हो जाती है, उनका मास जो लूज़ होने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें चलने वॉकिंग इन सब में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। फिर आता है पोलियो। ये बेटा एक इन्फेक्टिस वायरल डिसीज़ है। मैं आपको इतना शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ, आपको कि इतना ही नंबर का आएगा मैम, नहीं बेटा, आएगा तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं इनको आपको शॉर्ट में क्लियर करूँगी। अगर मैं इसमें अगर आपको चैप्टर में समझाऊंगी ना तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिर्फ इसी की वजह से, इस पार्ट की वजह से पूरा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट्स में मस्कुलर डायस्ट्रोफी, स्पाइना बिफिडा और पोलियो की अलग से डालूंगी वीडियो, तो वो ज़रूर देखना। ठीक है। और प्रिवेंशंस भी ज़रूर बताऊंगी इसके। असिस्टिव डिवाइसेस पता है बेटा, असिस्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं, व्हील चेयर, वॉकर, ब्रेसेस, क्रचेस और भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है, एक मिनट, नेक्स्ट आता है हमारा, एक मिनट बेटा, ये क्लासरूम की पॉइंट्स 5.3, ओके ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 5.3, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। व्हाट इज स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। ठीक है। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी, स्पीच मतलब वाक और लैंग्वेज मतलब भाषा। जब आप बोले कि हम नॉर्मली बोलो कि स्पीच थेरेपी क्या है या स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी क्या है, ठीक है, फ़र्क तो है क्योंकि इसमें भाषा ऐड हो रही है, बट सेम चीज़ है ये बेटा। एक ना अगर मैं हिंदी में डेफिनेशन दूँ तो इंग्लिश में तो देखो आपको स्क्रीन पे दी गई है, तो मैं बताती हूँ आपको। अब स्पीच थेरेपी क्या है, स्पीच थेरेपी ना एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, ठीक है, शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है जो किसी बच्चे या व्यक्ति के बोलने, भाषा को समझने, सही उच्चारण और संचार कौशल को सुधारने की एक प्रक्रिया है या चिकित्सा बोल लो। ठीक है। इसका काम क्या है, ये किस बच्चों को दी जाती है, पहले हम बात करते हैं। भाई जो बच्चे साफ़ नहीं बोल पाते, जिनको आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी और वॉइस के डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, और स्पीच प्रॉब्लम होती है, मतलब स्पीच साउंड ढंग से नहीं है, ठीक है, और लैंग्वेज नहीं है, मतलब भाषा को समझ नहीं पाते, दूसरों को अपनी बात समझा नहीं पाते, ठीक है, अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब हकला के बोलना, तुतला के बोलना, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो अब एम्स क्या है कि स्पीच क्लैरिटी, जो बच्चे साफ़ नहीं बोल पाता है, बोल नहीं पाता, उसको स्पीच थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है एनहेंस लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, बच्चे सामने वाले की बात समझ सके और अपनी बात कह सके, यही है क्या इसका एम। और है बेटा डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, बच्चा अपने पीयर इंटरेक्शन कहते हैं ना, टीचर से, पीयर से कम्युनिकेट कर सके, संवाद कर सके। बिल्ड कॉन्फिडेंस, जब बच्चा बोलने लग जाता है तो उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होता ही है ना। नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ स्पीच प्रॉब्लम। स्पीच प्रॉब्लम आती है बेटा आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम। इसमें बहुत ईजी वे में बताया गया है, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, मतलब जैसे आप स्कूल को तुल, पानी को तानी, ऐसे करके बच्चा बोलता है, ठीक है, मतलब हमारा जो उच्चारण है वो सही नहीं है। फ्लुएंसी में फ्लुएंसी प्रॉब्लम की बेटा हम बोलते रहते तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो जाती है, कई बार मेरी भी वीडियो में बोलते मतलब स्पीड के साथ हो जाती है, बट वो चीज़ नॉर्मल है। एक बच्चा होता है जो तुतलाता है या हकलाता है, यही है फ्लुएंसी प्रॉब्लम। वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है, या तो बच्चे की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी या बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी, ठीक है, तो एक सिंपल टोन जो है एक नॉर्मल टोन में होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स क्या है बेटा, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बच्चा सामने वाले की ना बात नहीं समझ सकता, अपनी बात कह नहीं पाता। अंडरस्टैंडिंग वो डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग सेंटेंसेस, वाक्य बनाने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है। अब इसमें पहले हम लैंग्वेज असेसमेंट में नहीं जाएंगे, पहले हम देखते हैं। और अब मैनेजमेंट ऑफ स्पीच प्रॉब्लम का मैनेजमेंट कैसे करोगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ओरोमोटर एक्सरसाइजेस, ठीक है, और पिक्चर कार्ड्स दिखा के हम बच्चों को वो चीज़ बोलने के लिए कहेंगे, ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे, इससे क्या होगा, बच्चे की स्पीच मैनेजमेंट हम कर सकते हैं ऐसे। फिर लैंग्वेज असेसमेंट, इसमें क्या होता है, हमें देखना पड़ता है कि बच्चे की वोकैबुलरी कितनी है, कितने वर्ड्स बच्चा जानता है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन, क्या वो वाक्य बना पाता है या नहीं, उसकी समझ कितनी है, ठीक है, अपनी भाषा क्या मतलब अपनी भाषा में दूसरों को समझा पाता है, दूसरों के कंसेप्ट को समझ पाता है या नहीं, ये चीज़ें, ठीक है। एक मिनट बेटा, और ये चीज़ें हो गई। अब आता है इंटरवेंशन। अब आप कैसे इंटरवेंशन करोगे, मतलब क्या करोगे, अगर बच्चे का आपने असेसमेंट किया, उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आई, तो अब आप क्या करोगे, तो आप कहोगे मैम रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है, ओरोमोटर प्रैक्टिस और रेगुलर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, रेपिटेशन बार, ठीक है। फिर आता है बेटा कम्युनिकेशन एड्स।
पिक्चर कार्ड्स, कम्युनिकेशन बोर्ड, AEC डिवाइस। ये क्या है? कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, मेथड्स हैं कि आप कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, होप ऑल ऑफ यू क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब क्लासरूम स्ट्रेटेजीज। अब आप क्लासरूम में क्या करोगे बच्चों के कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए? स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। अब ये नहीं, कोई टीचर होती है ना भाई, अब सामने वाला बच्चा है, उसको स्पीच एंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको स्पीच थेरेपी की नीड है, दी भी जा रही है, तो उसके लिए क्या सिंपल इंस्ट्रक्शन रखोगे जैसे बाकी बच्चों को रखते हो? नहीं, आप जितनी फ्लुएंसी के साथ उस बच्चे को बता रहे हो उतना स्लो उसके साथ करना है। स्लो और क्लियर इंस्ट्रक्शन, और एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन दो ताकि बच्चा आराम से समझ सके। रिपीटिशन। अब कई बार होती है ना, टीचर बोलती है कि ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वो चीज़ रिपीटिशन होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर बच्चे ने एक बार नहीं सुना, नहीं समझा, तो दोबारा समझ सके, ठीक है। प्रोवाइड 1-to-1 इंटरेक्शन, वही मैंने बताया बेटा, ठीक है। यूज़ विजुअल सपोर्ट्स, ठीक है, पिक्चर कार्ड दिखा के फिर कम्युनिकेट कराओ, तो बच्चा जो उसका वर्ड है और जो उसका मीनिंग है उसको जोड़ने में बच्चों को आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे 5.4 बिहेवियर थेरेपी। ये बिहेवियर थेरेपी के बारे में हमने अपनी प्रीवियस कोर्स है जो उसमें उसकी यूनिट में पढ़ा है। तो बिहेवियर थेरेपी होती है, आपको पता है, मतलब मनोवैज्ञानिक उपचार कि जो मतलब व्यक्ति के ना नेगेटिव बिहेवियर को कम करके अच्छे बिहेवियर को प्रमोट करता है, ठीक है। प्रॉब्लम बिहेवियर्स क्या आती हैं? बच्चे की क्या क्या बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है? दूसरों को मारना, गुस्सा करना, सेल्फ इंजीरियस, शाउटिंग, जैसे कि इसमें बता रखा है, आपको पता है लैक ऑफ अटेंशन, टीचर की बात नहीं सुनेगा, ठीक है, दूसरों को मारना, ये चीज़ें बच्चा क्लासरूम में भी करता है और वैसे भी होती है। अब इसका एम क्या है कि बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर को कम करना, ठीक है, डिसिप्लिन को मतलब क्या करना है, डिसिप्लिन डेवलप करना है, कंट्रोल डेवलप करना है, ठीक है। इंक्रीज पॉजिटिव बिहेवियर, बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर को कम करना, पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ावा देना है, ठीक है। टेक्निक्स क्या है? मैंने आपको ABC का मॉडल भी बताया था, वो आपको याद होगा, ठीक है। वही चीज़ इसमें आएगी, रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट नहीं देनी, ठीक है, रेपिटेशन और प्रैक्टिस देने की बच्चे के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन, और मैंने बताया था व्यवहार संशोधन तकनीक, ठीक है। कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी है बच्चे के लिए, इंडिविजुअल बिहेवियर प्लान बनाना है ना। ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताई हुई हैं यूनिट में, तो आप प्लीज़ वहाँ से एक बार देखना, क्योंकि इतना अगर मैं इसमें दोबारा वो चीज़ रिपीट करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगी, बट वो चीज़ फिर यूज़फुल नहीं है। इसकी जगह मैं आपको और कंसिस्टेंसी के और कुछ पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब PBIS हमें पता है, आपको पता है यही कि बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर को कम करना और पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करना। इसके 3 टायर होते हैं बेटा, यूनिवर्सल और इंटेंसिव और टारगेटेड, ये मैंने आपको बता रखा है, तो वही चीज़ इसमें आएंगी, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और फिर नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट 5.5 ऑल्टरनेट थेरेपेटिक प्रोग्राम। ऑल्टरनेट थेरेपी क्या होती है बेटा? ऑल्टरनेट थेरेपी वो थेरेपी होती है जो मेन थेरेपी के साथ दी जाती है, जो मेन थेरेपी के साथ। मेन थेरेपी कैसी हो गई हमारी? OT, PT, ST और अदर थेरेपीज़, ठीक है, तो इनके साथ सपोर्ट के लिए दी जाती है। अब हमने पढ़ा है ना कि अदर थेरेपीज़ में भी हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ा है, ठीक है, ये भी हमने पिछली यूनिट में पढ़ा है, बस हम ऑल्टरनेट थेरेपी के रूप में इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका एम क्या है? अब बेटा मैं आपको OT PT करा रही हूँ और वहीं पर OT PT अब मेरे को OT करवानी है आपको, ठीक है। अब मेरे को आपको ADL सिखाना है कुछ, तो मैं रोल प्ले के थ्रू करवा सकती हूँ आपको, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू करवा सकती हूँ। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के थ्रू करा रही हूँ तो क्या है, ये एक ऑल्टरनेट थेरेपी है, प्ले वे में करवा रही हूँ, ठीक है। अब इसका एम क्या है? एनहेंस क्रिएटिविटी, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है, ठीक है, और सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है, इंगेज रहता है उस चीज़ में, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, पार्टिसिपेशन दिखाता है बच्चा अपना, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइन आर्ट थेरेपी। फाइन आर्ट्स थेरेपी में आता है बेटा आर्ट थेरेपी, ठीक है, ड्राइंग और पेंटिंग। इसमें क्या होता है, बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप होती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ता है और एक्सप्रेशन, इमोशनली वो अपनी फीलिंग्स थॉट अपनी पेंटिंग में या ड्राइंग में दिखा सकता है। म्यूज़िकल थेरेपी, बच्चे की ना बेटा मूड, वही है, मूड रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री होएगा, ठीक है, और उसकी भावनात्मक और जो मानसिक हम कहते हैं ना संतुलन, इमोशनल रेगुलेशन, वो चीज़ भी ठीक होएगी। डांस एंड मूवमेंट थेरेपी, इससे बच्चे की फिजिकल फिटनेस है ना प्रमोट होती है। बच्चा और कर रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी भी एक तरह से हो ही रही है ना। अदर थेरेपीज़, ऑल्टरनेट एंड अदर थेरेपीज़ की बात करिए तो अदर थेरेपीज़ में क्या आ गया बेटा? प्ले थेरेपी, योगा थेरेपी, मसाज थेरेपी, एरोमा थेरेपी, ठीक है, ये चीज़ें। अब इससे क्या होता है कि बच्चा ना जो खुश होता है उसका पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है, ठीक है, और एनहेंस बिहेवियर, बच्चे का जो नेगेटिव बिहेवियर है वो कम होता है और पॉजिटिव बिहेवियर एनकरेज होता है। क्लासरूम में कैसे करवा सकते हैं हम? आर्ट एक्टिविटीज़, म्यूज़िक सेशन रख लिए, ग्रुप पार्टिसिपेशन करा लिया, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के थ्रू, है ना। तो यही था बेटा आज की यूनिट में। होप कि आज की यूनिट आपको समझ आई होगी, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और जो मल्टी मस और क्या था, स्पाइना बिफिडा था, मस्कुलर डायस्ट्रोफी और पोलियो, इन तीनों के बारे में बेटा मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी और हर शॉर्ट्स को आपको ज़रूर देखना है क्योंकि वो इनकी डिफ़ाइन होगा
और अगर मैं इसी चैप्टर में बताती तो बेटा वीडियो लंबी हो जाती, जिसको आपको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को ना ऑलमोस्ट अपने माइंड में टिपिकल मान के बैठे हो कि ये जो सब्जेक्ट है हमसे नहीं होगा, लेंदी है, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देखना, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।